हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आप लोग देख रहे हैं एसएल प्रीलिम्स। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूर्णतः स्टार्ट कर चुके होंगे और आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आज हम लोगों का जो एपिसोड नंबर 4 है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय, ये जो चीज़ है ये बार बार रिपीट होते रहता है। एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल, ये क्या इसकी स्टेट तरीका था। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, वायसराय क्या होता है और क्यों ऐसा हुआ। देखिए, सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले गवर्नर के बारे में हम लोग पहले देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि अंग्रेज शुरू में जो आए यहाँ पे 1600 में अंग्रेज आए। तो अंग्रेज ने यहाँ पे आया व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन ये व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज ने यहाँ पे आया और धीरे धीरे ये डिफरेंट टाइप के जो भी लड़ाइयाँ थी वह लड़ करके क्या किया कि वो शासन में आ गया, वो सत्ता में आ गया, शासन व्यवस्था में उसने आ गया यहाँ पे। तो उसने शासन में आ गया, तो शासन चलाने के लिए पहले तो वह व्यापारी था, अब वह शासन व्यवस्था में आ गया। तो शासन चलाने के लिए उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी तो पहले उसने क्या किया कि गवर्नर शब्द का इस्तेमाल किया कि गवर्नर के थ्रू हम शासन चलाएंगे। या पहले शासन चलता था 4 प्रांतों में चलता था, जिसका सबसे पहला हेड कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल। दूसरा जो गवर्नर थे वो मद्रास का गवर्नर था। तीसरा मुंबई का और चौथा ईस्ट साइड का। 4 जगह से यह जो सत्ता जो चल रही थी, तो इसको शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या कर रहा था कि ये उस समय क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि गवर्नर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो 1757 का जो युद्ध हुआ था, उसमें ये क्या किए थे कि क्लाइव का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसीलिए पहली सत्ता जो था वो हम लोग बंगाल और भारत की जो चर्चा कर रहे हैं, बंगाल से ही अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 1757 में क्या किया कि फर्स्ट जो गवर्नर भी बनाया गया वह क्लाइव था, बंगाल का प्रथम गवर्नर, और लास्ट गवर्नर जो उसका था वो बंगाल का वो वारेन हेस्टिंग्स था। इसीलिए हम लोग लास्ट चर्चा करते हैं क्योंकि बंगाल से ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल। देखिए, 1774 में क्या हुआ कि ये चारों प्रेसिडेंसी को, बंगाल, मद्रास, मुंबई और दिल्ली, चारों प्रेसिडेंसी को खत्म करके, चारों जो गवर्नर का जो पोस्ट था उसको खत्म करके क्या कर दिया गया कि उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो उनको हेड बना दिया गया कि वो वही पूरा इंडिया की सत्ता उन्हीं के हाथों में चली गई और वही इस पर कंट्रोल करेंगे। तो उसके बाद यह क्या किया कि गवर्नर जनरल, इसमें 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या किया था कि गवर्नर को खत्म करके गवर्नर जनरल और बंगाल का ही एक अस्थायी रूप से दे दिया गया था। उसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल में क्या हुआ कि ये जो 1833 में क्या किया कि पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को ही क्या किया कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि वह पूरे प्रेसिडेंसी का नेतृत्व करता था। तो इसीलिए बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था, बंगाल का जो शासन व्यवस्था था, उसको खत्म करके और पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल इसका वारेन हेस्टिंग्स था, और लास्ट जो था वो बेंटिक था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये नहीं कि क्लाइव बोल दीजिए। क्लाइव जो था वो प्रथम गवर्नर था और लास्ट जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का। पूछ दिया जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट है वही इसका प्रथम है।
और उसके बाद इसका जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो बेंटिक, जो इसका लास्ट था वही इसका हो गया, इसी को घोषित कर दिया गया, प्रथम बेंटिक को बना दिया गया बेंटिक, और इसका अंतिम जो हुआ वह कैनिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वायसराय का पोस्ट। फिर वायसराय आ जाता है। वायसराय क्या होता है? 1857 की क्रांति के बाद जो सत्ता जो होती है वह क्या होती है कि क्राउन के हाथों में डायरेक्ट चला जाता है। तो ये वायसराय जो होता है जो क्राउन का नेतृत्व करता है, जो राजा की नेतृत्व करता है, उसी को हम लोग वायसराय करते हैं। तो ये वायसराय पोस्ट आ गया। उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद ये सत्ता डायरेक्ट इंग्लैंड के महारानी के हाथों में चली गई। तो वहां से उसने अपना प्रतिनिधित्व को जो नाम दिया वो वायसराय था। और वायसराय जो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और इसको माउंटबेटन, और अंतिम का 1858 से देख रहे हैं 1947 तक, देश आजादी तक माउंटबेटन क्या किए गए गवर्नर थे, वायसराय थे, सॉरी गवर्नर नहीं वायसराय। तो पूछ सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। और उसके बाद देख रहे हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर क्या किया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया। गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया तो इसका मेन मकसद था कि अब तो यह क्राउन के हाथों में पहले सत्ता थी, इसलिए इसको वायसराय बोलते थे, इसको तो वायसराय बोल नहीं सकते हैं। तो क्या किया कि यहाँ पे फिर सभी लोगों ने मिलकर के इसको क्या किया कि गवर्नर जनरल का ही पोस्ट दे दिया। तो इसीलिए पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि देखिए यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय का जो सत्ता जो था वह क्राउन के हाथों में थी, यानी कि महारानी महाराजा जो भी शासन करते थे वो, और वो अपना प्रतिनिधित्व जो भेजते थे उसको वायसराय बोलते थे। और अब तो क्या किया कि ये तो देश आजाद हो गया, तो फिर अब सब आया कि अब तो क्राउन वहाँ पे जो राजा महाराजा तो राज कर नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या किया कि फिर से यह भारत का प्रथम या गवर्नर जनरल शब्द की उत्पत्ति हो गई, और फिर से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 से तक माउंटबेटन को बना दिया गया। अब इस पर विवाद होने लगा, बहुत सारे लोगों की विवाद चलने लगे कि भाई देश मेरा आजाद हो गया और फिर भी गवर्नर जनरल जो मेरा है जो वही है। तो इसको क्या करने के लिए क्या हुआ कि फिर क्या किया कि इसको 1 साल के अंदर में इसको हटा दिया गया, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल 1948 से 50 तक सी राजगोपालाचारी को बना दिया गया। तो सी राजगोपालाचारी और इसी बीच में अपना संविधान का जो प्रोसेस था वो भी चल रहा था। तो क्या हुआ कि उसके बाद भारत का प्रथम और अंतिम, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत का स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी भी थे। तो इसीलिए इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कानून बन के तैयार हो गया, उसके बाद हम लोग फ्रीडम स्वतंत्र रूप से कानून बन गया, और हम लोग उस पर कानून के हिसाब से अपना जो प्रोसेस था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो प्रोसेस जो हुआ वह क्या किया कि चलना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर का क्या पोस्ट थी, क्या उपयोगिता थी। आज का वीडियो मेरा 2 पार्ट में आएगा, एक ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और उसके बाद मध्यकालीन भारत भी 2 एपिसोड में यह मैं लाने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आपको आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गवर्नर और गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल इसको क्यों बोला जाता है। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही यह गवर्नर जनरल करने लगे। फिर क्या किया कि बंगाल जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो चारों प्रेसिडेंसी को खत्म कर दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल की उत्पत्ति हो गई। बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया पूरे भारत का। फिर भारत का वायसराय आया, क्योंकि 1857 में क्या हुआ कि क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई, और क्राउन के हाथों में सत्ता जाने के मतलब है कि राजा के हाथों में सत्ता चला गया और राजा ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा जिसको वायसराय बोला गया। फिर जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि मेरा वायसराय तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा से सत्ता छीना गया था, राजा से सत्ता ले लिया गया था। तो इसीलिए फिर गवर्नर जनरल की उत्पत्ति हुई। पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बोलेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनका क्या योगदान था। क्वेश्चन अधिकांश इसी से पूछा जाता है।
और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात दोस्त, पिछला वीडियो में मैंने क्या किया था कि स्वतंत्रता संघर्ष के 2 पार्ट आए थे, जिसमें से एक पार्ट मैं नहीं डाल पाया किसी कारणवश। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको डाल दूंगा। आप लोग उसको अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर कीजिए। जो भी पीछा जो वीडियो डाले हैं, हो सकता है उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं हो, लेकिन उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी लिखता हूँ उसको बोल करके भी बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा कि उसको क्लियर तरीके से देखिएगा। आपको लगभग मैं 90% क्वेश्चन आपको बीपीएससी और सीडीपीओ का जो भी एग्जाम होने वाला है अभी बिहार में, वो देखिएगा कि उसी पार्ट से, उसी पोर्शन से होगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके इस चीज़ को बनाया है। तो अब हम लोग आते हैं बंगाल की गवर्नर। बंगाल के गवर्नर जो थे, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो बंगाल के गवर्नर था स्टार्टिंग में, और लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल को पूर्णतः सत्ता में लाया था। माने कि बंगाल को जीत करके 1757 का जो युद्ध था उसको लॉर्ड क्लाइव ने ही जीता था। तो इसीलिए क्या करता है कि लॉर्ड क्लाइव सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका में आ जाता है। और लॉर्ड क्लाइव भी क्या करते हैं कि इनका शासनकाल 1757 से 60 तक रहती है। और यह क्या होता है कि 2 बार क्या करते हैं कि 2 बार यह बंगाल के गवर्नर के पद पर आते हैं। उसके बाद इनका जो कार्य होता है, इसके कार्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक था 1757 से 60 और दूसरा जो आता है वह 65 से 67। तो ये 2 बार बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और इनका देख लेते हैं कि इन्हें प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इनके इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, ये इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, इन्हीं के दौरान इलाहाबाद की संधि भी हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो इन्हीं के दौरान हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। और इसी में फिर क्या किया कि इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो फिर इसको क्या किया था कि बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा। इनके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह का क्या मतलब हुआ, इसके पॉइंट को आप लोग विनोद करते जाइएगा। श्वेत विद्रोह का यह मतलब हुआ कि श्वेत लोगों ने विद्रोह किया था। यानी कि इसका मकसद था कि श्वेत विद्रोह जो हुआ था यह भत्ता के लिए विद्रोह हुआ, क्योंकि किसी भी आदमी को ज़्यादा भत्ता माने कि वेतन दिया जाता था, किसी को कम वेतन दिया जाता था। तो दोहरा भत्ता बंद करने का विरोध किया गया। वह श्वेत लोगों का विद्रोह था। जो अंग्रेज लोग थे उनकी अपनी विद्रोह थी, वह श्वेत लोगों का विद्रोह था। तो इसलिए इसको याद रखिए, कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल लॉर्ड क्लाइव के समय कौन विद्रोह हुआ, उसमें दे देगा 100 श्वेत विद्रोह। उसके बाद द्वैध शासन व्यवस्था, बहुत सारे इसमें है। और देखिए ये क्या किया कि और इसके समय द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था भी इन्होंने ही चलाया था। द्वैध शासन व्यवस्था 1765 से 67 के बीच में स्टार्ट हुआ था। 65 से 72 तक द्वैध शासन व्यवस्था रही, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था में दोहरी तरह की नीतियां अपनाया जाता था। अंग्रेजों के साथ कुछ और इंडियन लोगों के साथ कुछ और। इसी को हम लोग द्वैध शासन व्यवस्था बोलते हैं। और इसने क्या कर लिया था कि ब्रिटेन में जाने के बाद ये लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि आत्महत्या कर लिया था। ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि आत्महत्या कर लिया जाता है, क्योंकि उनको बाद में बहुत सारे कार्य जो था उनको वो अच्छा नहीं लगा था। इंडिया में जो नहीं करना चाहते थे, फिर भी नहीं चाहते हुए भी उन्होंने यहाँ पे किया। तो
तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि लॉर्ड क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, वो 1757 से 1760 तक रहे, फिर 65 से 67 तक रहे। ये प्रथम गवर्नर थे। इन्होंने इलाहाबाद संधि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको फिर से पोस्ट मिल गया। श्वेत विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा विद्रोह किया गया विद्रोह था, क्योंकि उसमें वेतन व्यवस्था के लिए सही किसी को ज़्यादा दिया जाता था, किसी को कम दिया जाता था एक ही पोस्ट के लिए। उसके बाद द्वैध शासन व्यवस्था भी इन्हीं के समय में चालू हुआ 1765 से 62 तक। तो ये हम लोग लॉर्ड क्लाइव के बारे में देख लिए। देखिए हम लोग उसी पॉइंट को पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसको पूर्णतः दिमाग में कोशिश करिएगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे ही याद हो जाए, जिस समय वीडियो देखे उसी समय याद हो जाए, और जहाँ पे भी आपको व्यवस्था रहे उसको मैं जहाँ पे भी लगेगा कि हाँ यह क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है याद करने में, तो मैं उसके लिए कुछ तरीका भी बता दूंगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा जो आता है, दूसरा जो बंगाल के जो गवर्नर होते हैं उस सब के बारे में सिर्फ नाम जाना है। कभी कभी अरेंजमेंट के लिए दे दिया जाता है, पूछ दिया कि एग्जाम के समय कि आप अरेंज कीजिए, तो इसीलिए हम लोग इसमें इस तरीका से इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा जो था वो हॉलवेल। देखिए हॉलवेल जो था इसने कोई विशेष योगदान नहीं दिया था। इसके समय सिर्फ ब्लैक होल की घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो इसीलिए याद रखना है 1760 में। ब्लैक होल की घटना घटी थी। इसको सिर्फ इसीलिए हम लोग याद रखते हैं क्योंकि इसके समय में सिर्फ ब्लैक होल की घटना हुई थी, इसीलिए हम लोग हॉलवेल को याद रखते हैं। हॉलवेल को और विशेष अब ब्लैक होल के बारे में बताएंगे तो वो बहुत डिटेल चला जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ब्लैक होल की घटना घटी थी, इसीलिए हॉलवेल को याद रखा जाता है। इसमें तीसरा जो बंगाल के जो गवर्नर थे, तीसरा बंगाल के जो गवर्नर थे पेंसीटॉट थे। पेंसीटॉट थे। पेंसीटॉट का क्या इसका माने कि क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं? पेंसीटॉट का इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय जो बंगाल का जो गवर्नर थे वो पेंसीटॉट ही थे। पेंसीटॉट थे। ये 1760 से लेकर के 65 तक थे। तो इसमें देखिए इसका कार्यकाल बहुत कम दिनों का है, हॉलवेल का कार्यकाल। उसके बाद पेंसीटॉट के बारे में हमको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर यही थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें भी एक ही पॉइंट है क्योंकि बक्सर युद्ध के समय बंगाल के जो गवर्नर थे वह पेंसीटॉट थे। और उस समय क्या हुआ था कि पेंसीटॉट थे और 1760 से लेकर के 65 के बीच में इन्होंने क्या किया कि बंगाल का गवर्नर रहे। उसके बाद आते हैं हम लोग वेरेलस्ट द्वैध शासन के समय गवर्नर थे। अब देखिए लाने वाला इसको था लॉर्ड क्लाइव। तीसरा जो हम लोग देखते हैं पेंसीटॉट तो हम लोग ऑलरेडी देख लीजिए, और वेरेलस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि द्वैध शासन के समय इन्होंने द्वैध शासन को, इन्हीं के गवर्नर काल में द्वैध शासन की व्यवस्था आई थी। और द्वैध शासन व्यवस्था जो हम लोग पढ़े हैं कि बंगाल लॉर्ड क्लाइव ने भी द्वैध शासन की व्यवस्था लाया था। तो द्वैध शासन वेरेलस्ट जिस समय बना उस समय वेरेलस्ट के समय भी द्वैध शासन था। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा गवर्नर है जो
जिनके शासन में द्वैत शासन व्यवस्था नहीं ली थी। द्वैत शासन व्यवस्था बेरेलास्ट के समय में लगा। इसकी कार्यकाल था वो 1767 से लेकर के 1767 से 69 तक था। तो देखिए इसमें छोटा छोटा जो एक वो पॉइंट है इसको याद रखने वाला है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। द्वैत शासन के समय गवर्नर थे। द्वैत शासन के समय गवर्नर, इसीलिए इसको याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद आता है काटियर। काटियर 1769 से 72 तक रहे। यह बंगाल में जिस समय अकाल पड़ा था, काटियर जिस समय बंगाल में जो अकाल पड़ा था, भूखमरी का जो सबसे बड़ा अकाल था, उस समय जो वहाँ के जो गवर्नर थे वो काटियर ही थे। 1769 से 70 तक इन्होंने गवर्नर 70 तक नहीं 72 तक काटियर 1769 से 72 तक ये गवर्नर रहे। और ये इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बंगाल के अकाल के समय बंगाल का जो अकाल पड़ा था वो 1770 में पड़ा था। और बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो बंगाल के अकाल के समय ये गवर्नर थे बंगाल के। तो इसीलिए इनका ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि काटियर क्यों महत्वपूर्ण थे। तो काटियर 1769 से 72 तक क्या कि काटियर का शासनकाल रहा और बंगाल के अकाल के समय यही वहाँ के गवर्नर थे। अब आ जाते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। यहाँ तक तो मेरा चला कि बंगाल का जो, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर थे, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेंगेस्टर था। तो वारेन हेंगेस्टर के समय से ही क्या करता है कि फिर से बंगाल में गवर्नर जनरल की पोस्ट आ जाती है। तो हम लोग बंगाल में अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके महत्वपूर्ण योगदान। इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। आपको फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए क्लाइव के समय में क्या हुआ। क्लाइव का शासनकाल 1757 से 60 तक रही और फिर 1765 से 1767 तक थी। तो इनका सबसे बड़ा काल था, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इनका ये इलाहाबाद की संधि करवाए थे। श्वेत विद्रोह इनके समय में, श्वेत विद्रोह जो हुआ था वह दोहरी भत्ता के लिए जो, तो इसका दोहरी भत्ता बंद करने के लिए ये इन्होंने विद्रोह हुआ था। द्वैत शासन व्यवस्था था और इन्होंने क्या किया था कि इंग्लैंड में अपनी आत्महत्या कर ली थी। दूसरा था हॉलवेल का जो व्यवस्था था वो 1760 तक ज़्यादा इसके समय ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो इसलिए याद रखिएगा। पेंसीटॉट थे वो बक्सर के युद्ध के समय के बंगाल का गवर्नर थे। और वेरेलास्ट 1767 से लेकर के 69 तक ये द्वैत शासन के समय गवर्नर थे। और काटियर बंगाल के अकाल के समय ये गवर्नर थे काटियर, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन थे। तो आप लोग पहले से जान रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था और अंतिम था वो आपको वारेन हेंगेस्टर। तो इस तरफ जो उसका जो लास्ट था इसका प्रथम हो जाएगा वारेन हेंगेस्टर। वारेन सॉरी ये गलत हम लोग लिख रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स, इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1772 से लेकर के 85 तक इसका कार्य था। 1772 से लेकर के ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स।
और प्रथम बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेंगिस्टन थे। अब देखिए इनको कब बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के समय, रेगुलेटिंग एक्ट के समय। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसके बाद जो बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया मेरा, वह रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वह 1773 में आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट के समय इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और इनका सबसे बड़ा काम था, ये इन्होंने क्या किया था कि द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिए। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वारेन हेंगिस्टन का सबसे बड़ा कार्य था क्योंकि उन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और द्वैध शासन व्यवस्था को इन्होंने क्या किया कि समाप्त कर दिया। और उसके बाद एक इन्होंने एससी के लिए, एससी और 1774 में प्रथम बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। देखिए इनका जो कार्यकाल था ना वो बहुत प्रोत्साहित लोगों को किया और बहुत पसंदीदा इनका कार्यकाल रहा। उसको इनको आप देखिएगा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1774 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को जाता है, सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स, और लोगों को बहुत ज्यादा ये प्रोत्साहित करते थे। उसी समय 1774 में कलकत्ता में विलियम जोन्स फोर्ट की स्थापना, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसका जो वारेन हेंगिस्टन था, यह रेगुलेटिंग एक्ट के समय इनको लाया गया। द्वैध शासन व्यवस्था इन्होंने समाप्त किया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और 1774 में कलकत्ता में क्या किया कि एशिया सोसाइटी की, विलियम जोन्स ने एशिया सोसाइटी की, विलियम जोन्स एशिया सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल था उस समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने नंद कुमार का, अब देखिए जिस आदमी में कुछ मेरिट होता है उसके पास कुछ डिमेरिट भी होता है। तो ये इनकी मेरिट की कथा है। फिर इनकी डिमेरिट की कथा है कि इन्होंने नंद कुमार के ऊपर क्या किया कि झूठा आरोप लगा करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला करके उसको फांसी दे दिया गया था, फांसी दे दिया न, जिसके कारण अब इनकी डिमेरिट के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इनका क्या था। ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट हुआ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि द्वैध शासन को समाप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है आपको लॉर्ड विलियम वारेन हेंगिस्टन को। और देखिए इसका डिमेरिट जो हुआ वो क्या किया कि नंद कुमार, पूछ लेगा आपसे कभी कभी कि नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर उसकी हत्या कर, उसकी फांसी की सजा दे दिया गया। फांसी की सजा हुआ।
तो इस याद रखिएगा, ये इसका डिमेरिट है। नंद कुमार के ऊपर झूठा मुकदमा चलाकर उसकी फांसी की सजा दे दी गई। उन्होंने क्या किया था कि नंद कुमार ने एक छोटा सा कुछ किसी तरह का वक्तव्य और दे दिया था, जिसके कारण उसके ऊपर, तो इसको कहा गया कि कानून की हत्या कहा गया, इसको कानून की हत्या कहा गया, कानून की हत्या भी कहा गया था। इनका एक गलती जो है बहुत सारे इसको माने कि बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित किया, और इसी के कारण इनको क्या करा कि ये पोस्ट छोड़ना पड़ा, और इनके ऊपर हेंगिस्टर पर महाभियोग भी चलाया गया 1788 से 95 तक इन पर महाभियोग। और प्रथम ऐसा गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, जिसके ऊपर क्या हुआ था कि महाभियोग चला था। तो इसीलिए आप एक चीज और याद रखिएगा, महाभियोग चलाया गया था। इनके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग, इंग्लैंड के संसद पे इनके ऊपर, इनको हटाने के लिए इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इसको याद रखें, महाभियोग जो चला था वो 1788 और 95 के बीच में चला था महाभियोग। तो ये चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हेंगिस्टन का दो तीन कार्य है वो जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वारेन हेंगिस्टन ने क्या किया था कि पहला द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म किया था, उसके बाद ये नंद कुमार की हत्या में इनके ऊपर प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। और उसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो 3 पॉइंट ही याद रखना है। पहला पॉइंट है द्वैध शासन को समाप्त किया, द्वैध शासन समाप्त किया। दूसरा जो है वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। और तीसरा जो है वह नंद कुमार की हत्या में इनके ऊपर महाभियोग चला, महाभियोग चला। ये 3 पॉइंट आप एकदम कंठस्थ ही कर लीजिए, क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जिनके ऊपर क्या किया था कि महाभियोग चला था। तो याद रखिएगा इसको। अब हम लोग आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल में। अब हम लोग आते हैं कर्नवालिस। इसके बाद क्या कहा होता है कि कर्नवालिस का कार्यकाल आता है 1786 से 93। कर्नवालिस का जो कार्यकाल आता है वो भी एक बहुत पूर्ण कार्यकाल है 1786 से 93। तो ये इस चीज को हमको देखना है कि कर्नवालिस ने भी बहुत ज्यादा कार्य किया। इनको कर्नवालिस को सिविल सर्विस का जन्मदाता बोला जाता है। इसका जो कार्य था वो सिविल सर्विसेज जो भी होते हैं, सिविल सेवा का जन्मदाता इनको माना जाता है। सिविल सेवा का जन्मदाता इनको कहा जाता है। सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस को कहा जाता है। तो इसीलिए इसको इन्होंने क्या किया था, पुलिस सेवा का भी, सिविल सेवा और पुलिस सेवा, क्योंकि इनकी जो पकड़ थी वो प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ तरीका से चलाने के लिए इनकी सबसे ज़्यादा माने कि बहुत बड़ा योगदान था। तो इनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बीपीआई है, इससे रेगुलर क्वेश्चन बनते रहता है और क्वेश्चन पूछने का भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर हम सिविल सेवा का परीक्षा दे रहे हैं, BCA, BPSC, PCS का जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि उसी से यह रिलेटेड चीज़ है। क्योंकि सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस को माना जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता क्या करता है, कर्नवालिस को माना जाता है। उसके बाद इन्होंने एक अस्थायी बंदोबस्त की भी व्यवस्था की थी।
अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो लाया था वह कॉर्नवालिस ने भी ही अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। तो ये तीन जो कार्य है, अस्थाई बंदोबस्त और क्या किया था, और इनका भी कार्यकाल बहुत, इन्होंने क्या किया था कि जो दास व्यापार था उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था। दास जो व्यापार होता था उस पर लगाम लगाया। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि इनका भी कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉर्नवालिस सिविल सेवा की देन है, पुलिस सेवा की देन है। अस्थाई बंदोबस्त लाया था कॉर्नवालिस ने 1793 में, और उसके बाद दास व्यापार होता था तो उस पर लगाम लगाया। दास व्यापार होता था क्योंकि यहाँ से जो भी दास होते थे उनको बेच दिया जाता था कुछ पैसे लेकर के। तो इस सब चीज़ पर इन्होंने, देखिए कॉर्नवालिस का तो आप देख रहे हैं सिविल सेवा और पुलिस सेवा। पहले देख रहे हैं कि इसको जो था एक ही तरीका से जो संचालित करता था, और इसमें क्या किया था कि इसने क्या किया कि प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था दोनों को सबसे पहले अलग करने वाला कॉर्नवालिस ही था। कॉर्नवालिस की शक्ति का विभाजन इन्होंने ही किया था कि पुलिस सिविल सेवा का कितना शक्ति रहेगा और पुलिस सेवा की कितनी शक्ति रहेगी। और देखिए ये पहला ऐसा गवर्नर थे जिनकी समाधि भारत में है। कॉर्नवालिस की समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। तो इसीलिए आप लोग इनकी योगदान को देखिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इंडिया में सिविल सेवा का जन्मदाता, पुलिस सेवा का जन्मदाता, अस्थाई बंदोबस्त दास व्यापार होता था उस पर लगाम लगाया। और इन्होंने क्या किया कि प्रशासनिक और पुलिस सेवा जो होती है, कॉर्नवालिस संहिता न्याय और प्रशासन को अलग अलग किया था। न्याय और प्रशासन को दोनों को सबको डिवाइड करने वाले जो कॉर्नवालिस ही थे। तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का आपको कोशिश कीजिएगा। एक बार और फिर मैं रिकॉल करा देता हूँ जो जिससे आपको याद हो जाए अच्छी तरीका से। वारेन हेगिस्टन का जो कार्य था, तो वारेन हेगिस्टन ने क्या किया था कि द्वैध शासन को समाप्त किया था। वारेन हेगिस्टन द्वैध शासन को प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और नंद कुमार के फांसी के ऊपर इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। कॉर्नवालिस का जो शासन व्यवस्था था, कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता इनको माना जाता है। इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लाया था 1793 ईस्वी में, अस्थाई बंदोबस्त। और इन्होंने क्या किया था कि दास व्यापार पर रोक लगा दिया था। और पहली बार पुलिस और प्रशासन की कितनी इंपॉर्टेंस और कहाँ कहाँ पे उनकी योगदान होगी उसको डिवाइड करने वाला प्रथम व्यक्ति कॉर्नवालिस ही थे। तो इसीलिए कॉर्नवालिस के कार्यकाल को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है एक सर जॉन सोर। सर जॉन सोर तीसरा जो आता है सर जॉन सोर जो था, सर जॉन सोर मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति बनाता है। इन्होंने क्या किया था कि मैसूर में जो भी क्या किया था कि जो भी कार्य चल रहा था उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ नहीं किया था। उसको क्या किया था कि 1793 में से लेकर के 98 तक ये क्या किए कि रहे थे, और इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो इसीलिए उस समय मैसूर बहुत सुरक्षित था। मैसूर के प्रति इन्होंने जैसी उसकी शासन व्यवस्था चल रही थी उसको चलने दिया था। मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति हस्तक्षेप की नीति इन्होंने मैसूर के प्रति चलाया था। मैसूर में इनका कोई दखल अंदाज नहीं था। जैसी उसकी शासन व्यवस्था सरकार के द्वारा चल रही थी उसको चलाने दिया।
ये देखिए। और चौथा जो आता है वो लॉर्ड वेलेज़ली। तो इसमें एक पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा जो मेरा अपना क्रम में आता है वो लॉर्ड वेलेज़ली का कार्यकाल आता है। उसके बाद लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लीटन, ये सब के कार्यकाल को देखेंगे। यह अभी चल रहा है बंगाल के गवर्नर की बात, बंगाल के। इसमें देखिए लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 तक इनकी लॉर्ड वेलेज़ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर के 1805 था। ये एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि मैं सब में डेट इसीलिए लिख रहा हूँ कि कभी कभी आपको अरेंज करने के बाद के लिए आपसे पूछ दिया जाता है कि पहले कौन आए, पहले कौन आए, पहले कौन आए, बाद में कौन आए। तो इसका अरेंजमेंट के लिए, तो इसीलिए इसको डेट तारीख को भी थोड़ा याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इसका जो काम है, इसका सबसे बड़ा इन्होंने क्या किया था कि सहायक संधि, सहायक संधि पर जोर दिया था। जिससे भी क्या होता था कि लोग युद्ध होता था, लड़ाई होता था, उससे ये क्या करते थे कि अधिकांश जगह पर सहायक संधि कर लेते थे। और सहायक संधि पहली बार सहायक संधि पर इनका सबसे बड़ा जोर था। और पहली बार इनका सहायक संधि पहली बार जो सहायक संधि इनका हुआ था वह हैदराबाद से हुआ था। पहला जो सहायक संधि हैदराबाद और दूसरा मैसूर। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति रही आगे सर जॉन सोर को, और ये क्या किए लॉर्ड वेलेज़ली जब आए तो यह हैदराबाद से पहली बार सहायक संधि किए और दूसरी बार जो क्या किए ये मैसूर से। तो इसीलिए याद रखिएगा कि पहली बार जो सहायक संधि हुआ था वह हैदराबाद हुआ था और दूसरा जो सहायक संधि था वह मैसूर से हुआ था, मैसूर के साथ हुआ था। इन्होंने क्या किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही करवाया था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो लॉर्ड वेलेज़ली का कार्यकाल 1798 में 1805 तक चला। इन्होंने सहायक संधि पर जोर दिया था। पहली बार सहायक संधि वो हैदराबाद और मैसूर, और जहाँ पे जॉन सोर क्या करते थे कि मैसूर और हैदराबाद से कुछ लेना देना उनको नहीं था, चुपचाप वो अपना देखते थे, वो हस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर युद्ध करके, उसके ऊपर दबाव डाल के हस्तक्षेप की नीति अपना करके मैसूर, हैदराबाद और मैसूर से इन्होंने क्या किया कि संधि कर ली। अब आते हैं, अब इसमें है सर जॉर्ज बार्लो, उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि पहली बार जो संधि की थी वह हैदराबाद की संधि और मैसूर की संधि थी। अब हम लोग आगे का जो देखते हैं, पांचवा नंबर जो अपना है, पांचवा नंबर में है सर जॉर्ज बेलो। इसका कोई खास कार्यकाल विशेष नहीं रहा था, तो इसलिए इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्होंने कोई काम जैसे चल रहा था उसी तरीका से इन्होंने 3-4 साल चलाया। तो इसके लिए अब हम लोग कोई पाँच नंबर में आप लोग याद रखिएगा कि सर जॉर्ज वार्लो। और छठे नंबर पर जो आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल था वो 1800 से 1300 के बीच में था। लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ था कि रणजीत सिंह के साथ, जो रणजीत सिंह 1809 में जो क्या करते थे, रणजीत सिंह जो शासक थे
पंजाब, हरियाणा इस सब के मध्य में और कुछ क्षेत्र गुजरात को लेकर के जो वहाँ पे जो ये शासन करते थे, उनसे रंजीत सिंह से 1809 में इन्होंने क्या किया था कि संधि की थी। तो रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। सॉरी, याद रखिएगा, अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि हुआ था। तो याद रखिएगा कि प्रथम बार लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही अमृतसर की संधि, लॉर्ड मिंटो 1807 में और 1800 रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो द्वारा की गई थी। उसके बाद आते हैं हम लॉर्ड हैस्टिंग्स। याद रखिएगा, एक वारेन हैस्टिंग्स था और दूसरा है लॉर्ड हैस्टिंग्स। सॉरी, बोलने में भी थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो इसीलिए वो याद किया। लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, और जो सातवां जो इसमें था वो वारेन हैस्टिंग्स था, और ये जो है वो लॉर्ड हैस्टिंग्स था। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्वेश्चन घुमा देगा। नाम दोनों एक ही है, लेकिन उसमें वारेन है और इसमें लॉर्ड है, लॉर्ड हैस्टिंग्स। इसका कार्यकाल जो था 1813 से 23 तक इसका कार्यकाल था। 1813 से 1870 तक कार्यकाल था। इन्होंने क्या किया था कि पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारियों का, इनका जो काल था वो पिंडारियों का इन्होंने दमन किया था। पिंडारियों का दमन इसीलिए किया था क्योंकि पिंडारी बार बार परेशान करते थे लुटेरों से, जो भी मार्ग से आते थे उसको क्या करता था कि सामान को लूट लिया जाता था, तो ये परेशान करता था। तो इसीलिए पिंडारियों के ऊपर इन्होंने कार्य किया। मराठा को, पेशवा को हटाया, और इसका एक और कारण, मराठा पेशवा को हटाया और उसके जगह इन्होंने अपना उत्तराधिकारी प्रताप सिंह को शासन दे दिया। अपना उत्तराधिकारी प्रताप सिंह को शासन दे दिया। प्रताप सिंह को इन्होंने क्या किया कि अपना शासन दे दिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो व्यवस्था थी वह बंगाल में गवर्नर जनरल की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गया। इसमें हम लोग याद रखते हैं लॉर्ड हैस्टिंग्स और लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स, इस चीज़ को ध्यान रखने की चीज़ है। इसमें इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था, उनके ऊपर द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया था। वो क्या किए थे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाए थे। उनका जो कार्यकाल था उनके ऊपर नंद कुमार की हत्या के कारण उनके ऊपर महाभियोग चला था, और इनका जो कार्य था वो पिंडारियों का दमन किया था और मराठा पेशवा को हटाया गया था। इसमें देख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। हम लोग यहां से आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अपना प्यारा भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल, इसका भारत का जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था बेंटिक, वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। तो हम लोग इसको देखते हैं पहले। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसमें हम लोग देखते हैं कि पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
इनका कार्यकाल जो था 1828 से 35 तक था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। पहला हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वह 1828 से 30 तक का 35 तक का, सॉरी 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पहले मद्रास का गवर्नर थे। ये पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये मद्रास के गवर्नर थे। पहले मद्रास के गवर्नर थे। पहले मद्रास के गवर्नर थे। उसके बाद क्या किया और इनका जो योगदान, इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा को बंद किया था। एक क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, सती प्रथा को बंद किया। एक सबसे बड़ी समाज में कुरीति थी सती प्रथा, उसको इन्होंने क्या किया था कि बंद किया था। सती प्रथा का बंद किया था ये 1829 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, ये सती प्रथा को बंद किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये कई एग्जाम में पूछा है और पूछने की संभावना भी है। ठगी प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा बंद किया। ठगी प्रथा का, सती प्रथा, ठगी प्रथा, और इसका जो सबसे बड़ा चीज था वह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इन्होंने ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो इस चीज को देखिए, ये पहले मद्रास के गवर्नर थे, सती प्रथा को बंद किया 1829 में, ठगी प्रथा को भी बंद किया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और अंग्रेजी को सबसे पहले शिक्षा का माध्यम बनाया गया 18 में। सरकारी सेवा में भेदभाव का, और इनका एक सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी सेवा में भेदभाव को कम, भेदभाव खत्म तो नहीं बोलेंगे, कम किया, इनके हिसाब से खत्म हुआ, लेकिन भेदभाव का अंत हुआ। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल रहा वो 1828-1835 तक रहा। और इन्होंने क्या किया कि कुछ कुरीतियां थी उनको भी दूर किया। उनकी कुरीतियां के कारण इनका बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ, बहुत ज़्यादा, माने कि इनके ऊपर बहुत तरह की समस्या आई, क्योंकि सती प्रथा एक सबसे बड़ी कुरीतियां थी। ठगने का जो प्रक्रिया था वो भी चलता था, उसको भी इन्होंने बंद किया। अंग्रेजी की शिक्षा को माध्यम बनाया, इसका भी उस समय बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि हमारी शिक्षा से ये दूर कर रहे हैं, हिंदी को, अंग्रेजी को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी शासन व्यवस्था के लिए। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किया। यदि भेदभाव का अंत नहीं किए होंगे तो कम तो जरूर किए होंगे। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था और किसी भी सत्ता अगर आपको मिल जाती है या पावर मिल जाती है तो उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस चीज़ को मैं कम कर सकता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मेरे को कहीं का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया है तो मैं उस चीज़ को कम कर सकता हूँ, लेकिन खत्म नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल जल्द से। तो यहाँ पर सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हुआ, तो भेदभाव का अंत नहीं, वह कम हुआ। सरकारी सेवा में भेदभाव जो होता था उससे कम हुआ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जो दो प्रथा थी, दो प्रथा को इन्होंने क्या किया कि खत्म कर दिया। एक सती प्रथा और ठगी प्रथा। और पहले जब बंगाल के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे, अब देखिए चार्ल्स मेटकॉफ, दूसरा आता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ
चार्ल्स मेडकॉफ का सबसे इसको चार्ल्स मेडकॉफ को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका भी कोई विशेष कार्यकाल रहा नहीं है। 1835 से 36 के बीच तक इसका कार्यकाल है। यह समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इनको बोला जाता है, क्योंकि 1835 और 36 में क्या किया कि विद्रोह कुछ कुछ स्टार्ट हो गया था, और यह स्टार्ट हो गया था तो ये समाचार पत्रों पर बैन लगाते थे। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता एक इनका पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो चार्ल्स मेडकॉफ के समय ही आया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, इसमें तीसरा आ गया है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ये क्या करते थे, इनका जो सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो रोड है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को इन्होंने बहुत दुरुस्त किया। जीटी रोड का इन्होंने मरम्मत करवाया। उसके बाद NH1 और NH2 ये दोनों को बनवाने वाला का जो थे वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही इसका आरंभ हुआ था। तो इसीलिए लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल था वह 1836 से 42 के था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है, कभी भी रोड से जो जुड़े हो, ऑकलैंड नाम से ही याद आ रहा है, लैंड। तो लैंड जैसे ये शब्द आया लैंड, यानी कि लैंड पर, भूमि पर जो चलने के लिए जो रास्ता होता है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो लैंड और लॉर्ड ऑकलैंड इन्होंने जीटी रोड बनवाया, NH1 और NH2 में की इनकी शुरुआत की। अब आते हैं लॉर्ड एलन ब्रो, ये VVI है। लॉर्ड एलन ब्रो का सबसे बड़ा एक कार्य है कि उन्होंने क्या किया था कि दास प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड एलन ब्रो के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लॉर्ड एलन ब्रो ने ही क्या किया था कि दास प्रथा को अंत किया था। कितना था ये, तीसरा कि चौथा था? तीसरा तो बता दिए थे, ये चौथा था। लॉर्ड एलन ब्रो का सबसे इंपॉर्टेंट था, यह दास प्रथा को अंत किया था। तो सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत जो किया था वह बेंटिक ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और दास प्रथा का जो अंत था वह एलन ब्रो ने किया था। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1842 से इनका ज़्यादा दिन कार्यकाल नहीं रहा, 1842 से 44 2 साल का कार्यकाल रहा। 1842 में ही इन्होंने क्या किया था कि दास प्रथा का अंत कर दिया था, और इनका सिंध प्रांत जो था उसका भी विलय इन्होंने अपने पास कर दिया था। सिंध का विलय भी इन्होंने अपने सत्ता के साथ कर लिया था। तो इस तरह से इनका दौर लॉर्ड एलन ब्रो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दास प्रथा का अंत 1842 में हुआ था। दास प्रथा का अंत 1842 में हुआ था, और लॉर्ड एलन ब्रो 42 नहीं है 43 था, 1800 दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ, और सिंध का जो विलय हुआ वो भी ये 1843 में ही हुआ। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड एलन ब्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं कि लॉर्ड हार्डिंग, 5वां नंबर पे आता है मेरा अपना लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्य था इसने भी एक इंपॉर्टेंट काम किया था। ज़्यादा इनका भी अच्छा कार्य नहीं था। 1844 से लेकर के 45 के बीच में इनकी शासन व्यवस्था रही।
लॉर्ड हार्डिंग की व्यवस्था जो रही वो 1844 से 48 तक रही, मानी कि लगभग मोटा मोटी 4 साल। लेकिन इसमें इन्होंने एक ही काम किया था कि नर बलि का जो प्रथा था, नर बलि प्रथा थी, नर बलि प्रथा का अंत किया। तो आप लोग देख रहे हैं दास प्रथा और क्या उसको सती प्रथा और ठगी प्रथा का जो अंत है वह बेंटिक करता है। उसके बाद क्या करते हैं कि दास प्रथा का अंत एलन ब्रो करता है और नर बलि प्रथा का जो अंत है वो लॉर्ड हार्डिंग करते हैं। इनका भी कोई तो एक पॉइंट इसमें था। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि छठा में लॉर्ड डलहौजी, सबसे वीवीआई क्वेश्चन जहाँ से रेगुलर क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है जहाँ से, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी छठा नंबर में मेरा आ रहा। लॉर्ड डलहौजी, देखिए लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 56 तक था। एक वीवीआई है कि इसके बारे में इससे रेगुलर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहला कार्य जो इनका था, इन्होंने हड़प नीति को अपनाया था। हड़प नीति यानी कि किसी दूसरे के ऊपर के सामान को हड़प लेना। तो इसीलिए ये हड़प नीति का सबसे बड़ा देन जो है वो लॉर्ड डलहौजी का था। अगर किसी के सामान को हड़प लेना, किसी दूसरे को दूसरे टाइप का किसी भी तरह के मुकदमा में फंसा करके उनके संपत्ति को जब्त कर लेना, तो ये इनका हड़प नीति था। तो इन्होंने हड़पा किसको था, सतारा के क्षेत्र को हड़प लिया था। दूसरा इसमें था सतारा जयपुर संभलपुर उदयपुर झांसी। और इसी सब को देखते हुए इसी के हड़प नीति के कारण 1857 का क्रांति हुआ था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि सतारा को हड़प लिया था, झांसी को हड़प लिया था। उसके बाद लास्ट जो था अवध के क्षेत्र को भी इसने क्या किया था कि हड़प लिया था। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सबसे पहले इसने किसको हड़पा था। तो सबसे पहले जो हड़पा था वह सतारा था। उसके बाद क्या होता है कि सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध को सबसे लास्ट में। तो पहला सतारा और लास्ट अंतिम सबसे याद रखिएगा, इसके बीच में और होगा लेकिन यह मिलान करने के लिए कभी कभी पूछता है। तो पहला याद रखिएगा कि सतारा और अंतिम अवध। प्रथम सतारा और अंतिम यह 1856 में, और इसका 1856 में इससे अवध को हड़प लिया था। और अवध इसी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे। तो पहला था सतारा को क्या किया था कि 1848 में इन्होंने जैसे ही आया ये बने गवर्नर, सतारा को हड़प लिया। और अंतिम जो था वह क्या किया कि अवध को। तो इसमें हम लोग दो चीज़ को याद रखना है कि हड़प नीति थी, और हड़प नीति में प्रथम इन्होंने सतारा को और अंतिम क्या किया कि अवध को। तो एक तो इनका ये हो गया। अब दूसरा था तोप खाना। इन्होंने मेरठ में क्या किया कि तोप खाना की कारखाना खोली। तोप बनाने का कारखाना इन्होंने मेरठ में क्या किया कि तोप खाना मेरठ में इन्होंने क्या किया कि तोप खाना बनाने की फैक्ट्री का स्थापना किया। उसके बाद आता है सेना का मुख्यालय भी क्या किया कि सेना का मुख्य कार्यालय शिमला, और उसके बाद क्या हुआ 1853 में 53 में इन्होंने क्या किया कि रेल का प्रारंभ किया। कुछ ऐसा आदमी का काम खराब होता है तो उससे कुछ काम अच्छा भी होता है।
तो रेल का प्रारंभ इन्होंने किया 1854 में। 1853 में इन्होंने रेल का प्रारंभ किया। 1854 में इन्होंने डाक टिकट की व्यवस्था की। डाक टिकट की व्यवस्था इन्होंने किया 1854 में। उसके बाद क्या किया कि प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से लेकर के बिछाया गया। प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से लेकर आगरा तक इन्होंने दिया। विद्युत सेवा कलकत्ता से आगरा तक। तो ये इनका कार्यकाल रहा। विद्युत सेवा इन्होंने कलकत्ता से विद्युत तार इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता से आगरा तक भी बिछाया। अब देखिए 1854 में क्या किए कि डाक टिकट प्रचलन किया और 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच का क्या मतलब था इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। यह विश्वविद्यालय की शिक्षा से या विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित था, जिसमें शिक्षा में तरह तरह की बदलाव किया गया था। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। वह लॉर्ड डलहौजी के समय आया था 1854 में। में जो आया था और चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था वह विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति थी। विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति थी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति से संबंधित था, नीति से संबंधित था। तो इसको थोड़ा याद रखने का चीज है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ये पूछ लेता है। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और चार्ल्स वुड डिस्पैच में क्या था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति से संबंधित था। उसके बाद इनका काम, और उसके बाद जानते हैं कि हड़प नीति का तो इनका शासन व्यवस्था था। उसने क्या किया था, फिर एक आकर के 1850 में क्या किया, 1805 में सिक्किम को विलय कर दिए। सिक्किम को क्या किया कि हड़प नीति था, इन्होंने अपना सत्ता में ले लिया। फिर 1852 को पंजाब को ले लिया। सिक्किम को 1852 में पंजाब को, इनकी हड़प नीति सबसे ज्यादा खतरनाक थी। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वह सबसे 1850 में सिक्किम को विलय किया, 1852 में पंजाब को विलय किया। उसके बाद क्या किया, आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें क्या किया कि बर्मा को भी अपने में विलय कर दिया। तो आंग्ला बर्मा युद्ध जो हुआ वो 1852 में ही आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ। 1852 में एक देख लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है, ये सबसे नया है। आंग्ला बर्मा युद्ध 1852 में हुआ, जिसके कारण क्या किया कि बर्मा को अपने में विलय कर लिया। तो इसकी इस तरह का नीति इसकी चलते रहे। अब हम लोग इसको एक बार और अच्छे तरीका से देख लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का जब गवर्नर काल था वो 1848 से 56 था। और इसने क्या किया था, तो इसने क्या किया था कि पहला जो कार्य इसका था और नर बलि प्रथा का अंत कर दिया था। नर बलि प्रथा जो प्रथम जो इसका कार्य था, नर बलि प्रथा को तो लॉर्ड हार्डिंग ने खत्म किया था। यह व्यक्तिगत सिद्धांत पर यह हड़प नीति अपनाया था, जिसमें पहला शिकार हुए सतारा और अंतिम अवध 1856 में। सबसे अंतिम पहला सतारा और अंतिम जो था वह अवध। तो इसीलिए इस हड़प नीति का प्रथम शिकार जो हुआ वह सतारा हुआ और अंतिम हुआ अवध। तोपखाना इन्होंने बंटवाया था मेरठ में। इन्होंने विद्युत तार बिछवाया कलकत्ता से आगरा तक। इन्होंने डाक सेवा शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ
कि 1853 में इन्होंने रेल का भी प्रारंभ इन्होंने ही किया। उसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854 का जो कार्यकाल था 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच जो विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति से संबंधित था वो उसी के समय रहा। 1850 में सिक्किम को क्या किया कि अपने में विलय कर दिया। 1852 में पंजाब को विलय किया और 1852 में ही क्या किया कि मराठा क्या उसको आंग्ला बर्मा युद्ध जो हुआ उसका विलय कर लिया। अब हम लोग आते हैं लास्ट अंतिम गवर्नर जो था कैनिंग, गवर्नर जनरल कैनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। तो कैनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग इनका नाम था। 1856 से 66 तक रहे, सब 10 साल का कार्यकाल इनका। 1856 से 62 तक, 1856 से 62 तक, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद इन्हीं के समय में 1857 का क्रांति हुआ था। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो इसीलिए, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। तो यहाँ से क्या होता है कि वायसराय का टर्म स्टार्ट हो जाता है। भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति और वायसराय। तो इसीलिए अब हम लोग आते हैं भारत के वायसराय के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा तेजी में खींचना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं वायसराय। भारत का वायसराय, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब गवर्नर, अब तो क्या गया कि 1857 का क्रांति हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जो क्या हुआ कि सत्ता जो हुआ वह क्या किया कि क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन के हाथों में जाने के बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके वायसराय का पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि वायसराय का पोस्ट आ गया, क्योंकि वायसराय जो होता है वह राजा का प्रतिनिधित्व होता है। अब इन्हीं के समय में 1857 का क्रांति हुआ। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति इनकी दूसरी सबसे बड़ी, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना इन्होंने ही किया। भारतीय दंड जो अभी तक चलते आ रहा है, 1856 से 1856 से 62 तक रहे, 56 से 62 तक रहे। 1857 की क्रांति, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो आज भी हम लोग इसी के कानून पर इसमें थोड़ा बहुत संशोधित करके इस पर हम लोग काम करते हैं। यह क्या कि 1860 में आया था। 1860 में आप कभी भी किताब में पढ़िएगा तो भारत का जो वायसराय, सॉरी कैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कैनिंग के बारे में, कैनिंग का ही ये वक्त था। 1857 की क्रांति हुआ था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो 1860 जो है वो इसी समय पे इन्होंने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने ही लाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना,
1857 में ही कलकत्ता मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय की स्थापना, थोड़ा तेजी में खींचना पड़ेगा। 1857 में ही मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 में, और ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1860 में ही आया था। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए कि कैनिंग का क्या क्या प्रथम वायसराय कैनिंग था, और 1857 की क्रांति इन्हीं के समय, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 इन्हीं के समय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1860, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। अब आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो में भी एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काल था, क्योंकि जनगणना, प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वह तुमको 1869 से लेकर 72 था। 1869 से 72 तक इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड मेयो का ही एक सबसे बड़ा कार्यकाल था कि पहली जनगणना 1872 में पहली जनगणना, पहली जनगणना 1872। और एक इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि कृषि विभाग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना। और क्या किया था कि इनकी हत्या हो गई थी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो गई थी। पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुआ। यह पहला ऐसा गवर्नर था जिनकी हत्या यहाँ पे हो गई थी। लॉर्ड मेयो को 1872 में पहली जनगणना कराया था इन्होंने। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी, और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हो गई थी। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हो गई थी। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, अब देखिए लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड लिटन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति, जिसको रिचर्ड स्ट्रैची आयोग कहते हैं। क्या था कि 1878 में भारत में अकाल पड़ा था। 1878 में अकाल जो पड़ा था, उसने एक आयोग की गठन किया था। इस आयोग के गठन को बोलते हैं रिचर्ड स्ट्रैची आयोग। रिचर्ड स्ट्रैची आयोग, रिचर्ड स्ट्रैची आयोग 1878 में अकाल पड़ा था, और उसने एक गठन किया था जिसको लॉर्ड लिटन के समय में ही भारत में अकाल पड़ा था। तो इस तरह से हम लोग आप लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। इसका ये जो लॉर्ड लिटन जो था, ये सबसे वाहियात किस्म का वायसराय था। इसने क्या किया था कि अकाल का रिचर्ड स्ट्रैची इन्होंने तैयार कराया था। उसके बाद इसकी काम अच्छा नहीं हुआ, इसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो यह भारतीय समाचारों पर प्रतिबंध लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
जो भारतीय समाचार पत्रों पर, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि 1857 का क्रांति हुआ, उससे ये लोग जान रहे थे कि बहुत सारा ये पत्रकार जो है पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी धारणा को पहुंचाता है, तो इसलिए इसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में और भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसलिए लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो सबसे खराब, इन्होंने बहुत सारा भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लाया, भारतीय शस्त्र अधिनियम भी। तीसरा इसका था कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसमें क्या हुआ कि अर्धशस्त्र माने कि शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, शस्त्र रखना अपराध घोषित कर दिया गया। उसके बाद सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 से घटा करके 19 कर दी गई। चौथा इसका सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। 19 कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? क्योंकि इससे 21 से घटाकर 19 कर दिया गया, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वह एग्जाम से वंचित हो जाए। इसका नीति जो था वह सबसे घटिया नीति था लॉर्ड लिटन का, इसीलिए यह इसके बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि इसने क्या किया था कि परीक्षा सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसकी 21 से घटाकर 19 कर दिया था, क्योंकि उस समय के जो भी लोग थे वह उसमें। उसके बाद उसने साहित्य जगत में उसे ओबन मैरिडी के नाम से प्रसिद्ध, इसको यह क्या किया, यह इन्होंने इतना उल्टा पुल्टा काम किया कि इसके लिए इसको ओवर मैरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ओवर मैरिडियन माने कि इसको आवश्यकता से ज्यादा नॉलेज थी, जिसका इस्तेमाल इन्होंने गलत तरीका से कर लिया। इसको ओवर मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ओवर मेरिडियन, इसको ओवर मेरिडियन, ओवर मेरिडियन का मतलब क्या हुआ कि आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान था, और इसका क्या किया कि वह गलत तरीका से इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, सुनहरा काल, सबसे इंपॉर्टेंट कार्यकाल लॉर्ड। वो लॉर्ड लिटन था और लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था, इनको मैं भी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और इनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा वो 1880 से 84 तक रहा। 1880 से 84 तक इन्होंने क्या किया, इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स भी कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि स्थानीय स्वशासन का जनक, इन्होंने स्थानीय स्वशासन का भी जनक कहा जाता है। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना कराया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में नियमित जनगणना कराया। लॉर्ड मेयो के समय 1878 में जनगणना शुरू हुआ, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना 1881 में हुआ, नियमित जनगणना। तो इसको याद रखिए, नियमित जनगणना और सीधे जनगणना, तो इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है। 1881 में ही इन्होंने कारखाना अधिनियम लाया, कारखाना अधिनियम, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग बताए हुए हैं कि कारखाना अधिनियम जो पहले 7 वर्ष के बच्चों को मना कर दिया, फिर उसके बाद 12 वर्ष के 7 वर्ष के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करना, उसके बाद 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष से 14 वर्ष किया गया। तो हम लोग इसको बताए हुए हैं कारखाना अधिनियम को, आप पिछला वीडियो देखिएगा,
उसमें आपको सारा बात पता चल जाएगा। 1882 में हंटर कमीशन 1882 में आया हंटर कमीशन जो था वो प्राथमिक शिक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमीशन था। इसमें प्राथमिक शिक्षा फिर हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षकों का जो शिक्षा का जो ढांचा है उसको तैयार किया था। उसके बाद 1882 में वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया। लाया किसने था? लिंटन ने, और समाप्त किया छोटका ने लाया था, और रिपन बर्का ने समाप्त कर दिया। तो इस तरीका से हम लोग इल्बर्ट बिल विवाद 1884 के कारण त्याग। देखिए इनका जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा कार्य करने वाले में यही थे। लेकिन क्या हुआ कि 1800 इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद हो गया, जिसके कारण इसको त्याग पत्र देना गया। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण त्याग पत्र, क्योंकि इसका कार्यकाल इतना अच्छा था तो अंग्रेज ने समझा कि ये तो सारा भारतीय के फेवर में काम कर रहा है भाई, तो इसको क्यों रखा जाए। तो इसीलिए क्या किया कि इसको क्या किया कि हटा दिया। तो इसने क्या किया कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इसको क्या किया कि इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। लिप्टन और रिपन ये दूगों को याद रखिएगा, ये दूगो भीगी आई है एकदम फेरी फेरी, और कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन इसको याद रखना है। और किसी को एग्जाम में पढ़ के जाइए, चाहे एक झलक ले करके जाइए, लेकिन इस दोनों के बारे में पूरा डिटेल में जाइए। अब आता है लॉर्ड कर्जन का टाइम। सॉरी कन्वेंशन थोड़ा सॉरी। अब आ जाता है 5 नंबर में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल होता है 1899 से 1905 तक का था। 1899 से 1905 तक। अब इनका जो कार्य होता है, लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक सबसे अलोकप्रिय वायसराय। अब हम लोग छोटका को लिप्टन को कह रहे हैं सबसे अप्रिय, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इसका कार्य सबसे माने कि इंडिया की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कार्य सबसे खराब था। इसने 1905 में बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया था। बंगाल विभाजन का निर्णय जो हम लोग बताए हैं पीछे वाला वीडियो में भी, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल, फिर लॉर्ड हार्डिंग आया तो इसको रिटर्न कर दिया गया इसको, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी समय अमार सुनार बंगला गाया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, जिसमें 1902 में थॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित कर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1905 में थॉमस रो की अध्यक्षता में क्या हुआ कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा नीति पर विभिन्न तरह के इन्होंने चेंज कर दिया था उल्टा सीधा। इसके बारे में इसके सबसे बड़ा इसका लॉर्ड कर्जन का सबसे अलोकप्रिय आयोग 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय इन्होंने लिया, जो गलत निर्णय इसका साबित हुआ। और फिर जाकर के लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया कि उस निर्णय को पलट दिया और क्या किया कि सत्ता में फिर बंगाल विभाजन टल गया। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन को सबसे अलोकप्रिय माना जाता है।
और सबसे मेरी नज़र से सबसे अलोकप्रिय जो था वह लिटन था, तो इसलिए सब लोग। अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो सेकेंड, छठा में जो आता है लॉर्ड मिंटो। एक लॉर्ड मिंटो पहले भी थे, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। इसकी जो शासन व्यवस्था थी यह 1905 से 10 तक की इसकी शासन व्यवस्था थी। इन्हीं के भड़कावे में, इन्हीं फूट डालो की नीति बहुत ज़्यादा इसने ही भी अपनाया था। इसी ने ही 1906 में क्या किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कराई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, कराया था। सभी लोगों को उत्साह करके कि मुस्लिम एक अलग प्रांत होना चाहिए। इसी ने क्या किया था कि 1907 में, इन्हीं के समय में कांग्रेस विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1907 में ही नरम दल और गरम दल में क्या किया था कि विभाजन हो गया था। फिर लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता में क्या हुआ कि मजूमदार साहब ने क्या किया कि नरम दल और गरम दल और मुस्लिम दल को एक साथ एक पैठ पर लेकर के आए थे। अब देख रहे हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो फूट डालो की नीति इन्होंने ही सबसे ज्यादा अपनाया था 1907 में। 1909 में पृथक निर्वाचन, फिर 1907 में ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करवा दी कि मुस्लिम अलग व्यवस्था, मुस्लिम के लिए अलग वोट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पृथक निर्वाचन 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तो असल फूट डालो की नीति लॉर्ड मिंटो टू ने ही अपनाया था। तो इस तरह से इसका हम लोग देख लिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, फूट डालो। 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी इन्हीं के समय में हुआ। 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, जिसमें मुस्लिम की अलग निर्वाचन करने की व्यवस्था थी, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग तृतीय। हम जो भी पढ़ रहे हैं वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था वह बंगाल विभाजन का इन्होंने रद्द किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये कितना नंबर है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय छठा नंबर है। इसने क्या किया कि 1905 से 10 तक इनकी शासन व्यवस्था रही और इन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आते ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन का रद्द। फिर 1992 में दिल्ली, और इसका एक और सबसे बड़ा कारण था सॉरी वही तो मैं सोच रहा हूं। 1910 से 16 तक इसका कार्यकाल रहा था, क्योंकि बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। और क्या हुआ कि 1910 में, 1912 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली राजधानी घोषित। बंगाल को खत्म करके दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इनका विकास 1916 में बीएचयू की स्थापना, इन्हीं के समय 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा। अब आते हैं हम लोग, ये तो इनका कार्यकाल हो गया। अब चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा। चेम्सफोर्ड
1916 से 21 तक का इनका कार्यकाल रहा। चेम्सफोर्ड ने क्या किया, चेम्सफोर्ड होम रूल आंदोलन 1916, इसके समय में होम रूल आंदोलन की स्थापना, होम रूल आंदोलन हुआ। 1919 में इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट आया, 1919 में रॉलेट एक्ट, इन्हीं के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग नई वीडियो को देखें तो आगे देख सकते हैं। और इन्हीं के समय में 1919 में खिलाफत आंदोलन, जिसमें आप लोग देखे थे कि वहां पे हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन हुआ। अब उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, इस तरह से चेम्सफोर्ड के कार्यकाल को हम लोग देख रहे हैं कि चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में होम रूल आंदोलन हुआ, 19 में रॉलेट एक्ट हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई, खिलाफत आंदोलन, और 1920 में असहयोग आंदोलन। तो ये था इनकी कार्यकाल। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी जरूरत हो गई, आवश्यकता की चीज आप लोग देख लीजिएगा। लॉर्ड इरविन ने क्या कहता है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में इनके लॉर्ड इरविन के समय में आया। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था 1926 से 31 तक था, 26 से 31 तक। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी हम लोग कल बताए थे। 1928 में जिन्होंने नेहरू ने क्या किया था कि डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1905 में। 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, 1931 में। इसी के समय में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सब पॉइंट को देखते जाइएगा। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, 1930, 1931 और 32। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 1931 गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। अब आता लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो लिथिगो 1936 से 43 तक, 36 से 43 तक रहा। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र, इन्हीं के समय कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिया गया था। त्याग पत्र कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा आप लोग जान रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने 8 जगह पे अपनी सरकार बनाई थी और उसने क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया था।
और इसी के समय में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के शासनकाल में 1939 में हुआ। और इसने बिना पूछे क्या क्या कहता था कि अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के भारत छोड़ो आंदोलन आया। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन इसी के शासनकाल में आया। 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने। फिर 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने। इसी चर्चिल ने क्या किया था कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। ये विंस्टन चर्चिल ने ही प्रधानमंत्री को अधनंगा फकीर बोला था और इसने बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया था महात्मा गांधी का इंग्लैंड में। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल। अब अपनी लॉर्ड वेवेल जो था 1943 से 1947 तक इसका कार्य रहा। लेकिन देश आज़ादी के समय 16 अगस्त 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। 1946 में नौसैनिक का विद्रोह हो गया। नौसैनिक विद्रोह हो गया। तो ये है ये कि विद्रोह इसमें हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। संविधान सभा का गठन। अब यहां से प्रोसेस चलने लगा देश आजादी का। संविधान सभा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। संविधान सभा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद जो आता है 1900 लॉर्ड माउंटबेटन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ जाता है। तो वहाँ से महारानी क्या करती है कि लॉर्ड माउंटबेटन को वहाँ से वायसराय बना करके भेजती है। माउंटबेटन जो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर रहे। माउंटबेटन का जो कार्यकाल रहता है 1947 से 48। देश आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। इन्हीं की योजना के थ्रू भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिला योजना के तहत स्वतंत्रता मिला। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। और ये भारत का आज़ाद भारत का और गुलाम भारत का दोनों का प्रथम गवर्नर माउंटबेटन थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर 1948। प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। तो ये मेरा क्या हुआ कि आज का जो भारत का जो गवर्नर जनरल थे और वायसराय उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और उसको हम लोगों ने क्या किया कि ख़त्म कर दिया। एक इस पे वीडियो मेरा आएगा छोटा सा, वह क्या करेगा कि इस सारे में जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो हम उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहीं से हम लोग क्या करेंगे कि मध्यकालीन भारत दिए स्टार्ट कर लेंगे। तब तक आप लोग प्रिपरेशन कीजिए बहुत अच्छे तरीक़ा से और आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। SL प्रीलिम्स मेरे चैनल का नाम है, उसको मैंने लिंक दे रखा है। आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना दोस्तों तक हो सके फैलाइए। इससे बहुत सारे जो लोग हैं उनको फ़ायदा भी मिलेगी
और जहाँ तक जो कमियाँ होगी वो आप लोग भी हमसे डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स का कोर्स है और मात्र 15 दिन में ख़त्म करना है, इसीलिए हम इसको बहुत तेज़ी से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह इसी का पार्ट होगा, और अब जो वीडियो आएगा उसको हम लोग ए और बी करके एपिसोड नंबर 4A और एपिसोड नंबर 4B करके हम लोग डालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ गाइस।